Hey guys, I am Anshuman. Welcome you all in my Commerce Gateway classes and in my third video of basic accounting terms. In our previous video, we have dealt with what is accounts, what is capital, what is drawing and what is liability, and also shown the aspects that how they are treated in numerical portions. So in today's class, we will deal with what are the kinds of liability, what is assets and what are the kinds of assets. Okay, so let's get started. Before moving on to the kinds of liability, let me explain you one more time that what is liability. Liability क्या होती है? Liability हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी ऑब्लिगेशंस होती है जो हमें किसी को पे करनी होती है. ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये भी कल बताया था कि जब ओनर अपने आप को छोड़कर किसी और से पैसा मांगता है, ठीक है, तो वो लायबिलिटी बन जाती है. ठीक है, चाहे वो किसी बैंक से मांगे या फ्रेंड से मांगे या रिलेटिव से मांगे. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको फ्यूचर में वो पैसा देना होगा. ठीक है, पे करना होगा फ्यूचर, तो इसी को कहते हैं हम लोग लायबिलिटी. अब मूविंग ऑन टू द काइंड्स ऑफ लायबिलिटी. जो लायबिलिटी क्लासिफिकेशन की गई है वो चार तरह में की गई है: इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी. ठीक है, तो एक एक कर पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या कहता है. सबसे पहला आता है इंटरनल लायबिलिटी. ऑल अमाउंट्स विच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द प्रोप्राइटर और द ओनर इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी. इंटरनल लायबिलिटी मतलब जो पैसा बिजनेस को ओनर को देना होता है उसे हम लोग इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं. आई रिपीट, जो पैसा बिजनेस को ओनर को देना होता है उसको इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ओनर को पैसे क्यों देंगे. ठीक है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ओनर को पैसे क्यों देंगे, क्योंकि ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है. ठीक है, लगाता है. और अकाउंटिंग में एक एजम्पशन है कि बिजनेस और ओनर बोथ आर डिफरेंट पर्सन्स. ठीक है, और उस एजम्पशन कहते हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स, जहां पर हम ये पढ़ेंगे कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट पर्सन्स. ठीक है, सो ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया है. ठीक है, तो बिजनेस इन फ्यूचर में रिटर्न इन बिजनेस क्या करेगी इन फ्यूचर में, वो पैसा उनको बैक कर देगी. ठीक है, तो ये होता है मेरा इंटरनल लायबिलिटी. और कैपिटल एक ही एग्जांपल इंटरनल लायबिलिटी का, दैट इज कैपिटल एज एन इंटरनल लायबिलिटी. ठीक है, तो ये था इंटरनल लायबिलिटी. Moving on to the next, external liability. External liability, all the amounts with the business entity has to pay to the outsiders is known as external liabilities. Example, creditors, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेपर, लोन्स एक्सेट्रा. ठीक है, जो पैसे हम आउटसाइडर्स को देने होते हैं उसे हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहते हैं. ठीक है, अब एग्जांपल मान लीजिए क्रेडिटर्स हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बिल्स पेपर हो गया, लोन्स हो गया एक्सेट्रा. तो ये सारी टर्म जो है मैंने एग्जांपल लिए, अभी आपके वो टर्मिनोलॉजीज आगे आएंगे. ठीक है, तो हम ये चारों वर्ड क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेपर और लोन को एक साथ एक्सटेंड कर देंगे. ठीक है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. मूविंग ऑन टू द बस आप लोग जानिए कि इंटरनल लायबिलिटीज क्या होता है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या होता है. इंटरनल लायबिलिटीज वो पैसा जो बिजनेस ओनर को देता है उसे इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं, और वो पैसा जो बिजनेस आउटराइडर्स को देता है उसे हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहते हैं. ठीक है, अब आती है इसी तरह से थर्ड, नॉन करेंट लायबिलिटी. नॉन करेंट लायबिलिटी रेफर टू दोज लायबिलिटीज व्हिच फॉल ड्यू फॉर द पेमेंट इन अ रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड, मोर देन 1 ईयर. एग्जांपल, लॉन्ग टर्म लोन्स या डिबेंचर्स. नॉन करेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो लॉन्ग टर्म में पे करनी होती है. ठीक है, अभी वो पे नहीं करेंगे, वो लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे. से फॉर एग्जांपल, एक साल का ज्यादा का, एक साल से ज्यादा का होता है, हो सकता है 5 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल के लिए वो हम लोग पे कर सकते हैं. ठीक है, तो उस लायबिलिटी कहते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी. अब एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए अगर आपको घर परचेज करना है और उसके लिए आप बैंक से लोन ले रहे हो. ठीक है, बैंक से आप लोन ले रहे हो, तब उस तो लोन आपको कितने 20 साल तक के लिए लेना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में आप उसको 20 साल बाद आप उसको पैसा चुकाओगे. ठीक है, बैंक को, तो वो आ जाएगी मेरी नॉन करेंट लायबिलिटी. नेक्स्ट वन आता है करेंट लायबिलिटी. करेंट लायबिलिटी रेफर्स टू दोज लायबिलिटीज विच आर पेड इन नियर फ्यूचर, और ये अपोजिट है नॉन करेंट लायबिलिटी का. करेंट लायबिलिटी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो हम शॉर्ट टर्म में पे करते हैं, 1 साल या 1 साल के अंदर तक. ठीक है, ठीक है, जैसे कि बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट. ठीक है, तो ये सारे आपकी करेंट लायबिलिटीज के एग्जांपल हो गए. ठीक है, और लॉन्ग टर्म लोन्स में जैसे कि बात करें तो लॉन्ग टर्म लोन्स 10 से 20 साल का होता है. डिबेंचर्स क्या होता है, डिबेंचर्स भी एक लोन है जो कंपनी से नहीं बल्कि जनरल पब्लिक देती है. ठीक है,
तो इसको हम लोग कंपनी में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हम लोग शो करते हैं, ठीक है। तो ये होता है मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ काइंड्स ऑफ लायबिलिटी। होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? एनीथिंग विच अनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश और बेनिफिट इज कॉल्ड कैश और बेनिफिट इज कॉल्ड एसेट्स, ठीक है। एसेट्स कोई भी चीज जिसकी वजह से बिजनेस को कैश मिलेगा या फिर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, उसे हम लोग एसेट्स कहते हैं, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से बिजनेस को कैश मिलेगा या बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है, उसे हम लोग एसेट्स कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए बिल्डिंग हम लोगों ने सोल्ड किया, ठीक है। बिल्डिंग सोल्ड करने पर हमको क्या कैश मिलेगा, तो कैश मिलने क्या हो गया, एसेट्स हो गया, ठीक है। बिल्डिंग सोल्ड करेंगे, बिल्डिंग परचेज करेंगे, ठीक है। तो बिल्डिंग मेरे पास आएगा तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स मेरे पास आई ना, बेनिफिट आया ना, भले मेरे हाथ से कैश गया लेकिन वो बेनिफिट आया, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं एसेट्स, ठीक है। एग्जाम्पल कैश, मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, लैंड, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एसेट्स के। अब एसेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? इट शुड बी ओन्ड बाय बिजनेस, बिजनेस पर उसका अधिकार होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। वो टैंजिबल एंड इंटैंजिबल, ठीक है। एसेट्स को दो तरह में क्लासिफाई किया गया है, टैंजिबल और इंटैंजिबल। अभी क्या होता है हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताएंगे, ठीक है। एसेट शुड बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। कैश, मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, लैंड जो परचेज और सेल कर रहे हैं हम लोग, वो मनी के टर्म से मेजर होना चाहिए, ठीक है। एसेट्स मस्ट बी वैल्यूएबल, जो एसेट्स हम लोग खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, उसकी लाइफ टाइम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं कि आज ले लिया फिर 2 दिन बाद वो एसेट खराब हो गया, नहीं ऐसा नहीं, कम से कम वो एसेट 1 साल तक या 1 साल की मतलब 6 मंथ तक तो वैसे चलने चाहिए, ठीक है। ये तो ये था एसेट का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग फॉर्मूला एसेट में कौन सा कंप्यूट करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है, ये होता है मेरा फॉर्मूला, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं कि एसेट्स को कंप्यूट कैसे करते हैं, ठीक है। मान लिया कोई क्वेश्चन में क्रेडिटर्स आपको दिया है 15,000, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 15,000 और कैपिटल आपको दे के रखा है 1 लाख, ठीक है। तो लायबिलिटी के अंदर कल ही मैंने बताया था, लायबिलिटी के अंदर क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट आते हैं, ठीक है। अभी कल बताया था या अभी कुछ सेकंड्स पहले ही बताया था एग्जांपल्स के तौर पर, ये दोनों टर्म आते हैं, क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट, दोनों ही मेरी लायबिलिटी है। तो दोनों को जब ऐड कर देंगे हम लोग तो मेरा क्या आ जाएगा, एक्चुअल लायबिलिटी आ जाएगी कितने की, क्रेडिटर्स 15,000 का और बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 का, तो टोटल आ गया 30,000 का। और कैपिटल में क्वेश्चन में दे ही रखा है 1 लाख का, यानी कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, जब जोड़ देंगे तो 30,000 प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 1,30,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरा एसेट्स कंप्यूटेशन करने का, एसेट्स का फॉर्मूला, एसेट्स का कॉन्सेप्ट और एसेट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर पूछता भी नहीं है, ये इतना लंबा तो नहीं पूछेगा, बस पूछ देगा एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एसेट्स विथ एग्जांपल्स एंड फॉर्मूला विथ फॉर्मूला ऑफ एसेट, फॉर्मूला टू कंप्यूट एसेट्स, ठीक है। तो ये था मेरा एसेट का कॉन्सेप्ट। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। नेक्स्ट स्लाइड है काइंड्स ऑफ एसेट्स। अब एसेट्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो एसेट्स ब्रॉडली 3 तरह के होते हैं, नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। तो एक एक एसेट्स को समझते हैं क्या होता है। नॉन करेंट एसेट्स इट रेफर टू दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर नॉट मेंट फॉर सेल, ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। अब सिंपल वर्ड में अगर हम समझाएं नॉन करेंट एसेट्स को, तो नॉन करेंट एसेट्स मेरी वो एसेट्स है जो जो आपको आने वाले वर्षों में फायदा देती है, ठीक है। आने वाले वर्षों में मतलब 1 साल से ज्यादा तक का, 1 साल के बाद तक का फायदा दे, जैसे कि आपकी मशीनरी, ठीक है। मशीनरी हो गई, मशीनरी की बात करें, मशीनरी क्या मतलब 1 साल के अंदर खत्म खत्म हो जाती है, नहीं, उसका लाइफ टाइम बढ़ता रहता है, कम से कम 5 साल या 4 साल तक मशीनरी चलती है। बिल्डिंग में बिल्डिंग भी आपकी 5-6 साल तक या 10-20 साल तक उसकी वैल्यू रहती है, ठीक है। तो नॉन करेंट एसेट्स वो एसेट्स है जो मेरे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में यूज होता है, ठीक है। अब इसको एक बात याद रखिएगा, नॉन करेंट एसेट्स को आप सेल नहीं कर सकते, ठीक है। आप इन्हें एक बार वो ले लिया तो आप उसको बिजनेस में चलाते जाओगे, ठीक है। द नॉन करेंट एसेट्स को हम लोग फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब उसी नॉन करेंट एसेट्स को दो तरह में बांटा गया है, एक आता है टैंजिबल एसेट्स और एक आता है इनटैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स वो एसेट्स है जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट,
मोटर व्हीकल, ये सब एसेट्स है मेरी, इसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो कंप्यूटर, तो ये मेरा आ जाएगा टेंजिबल एसेट्स में, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है इंटेंजिबल एसेट्स, वो एसेट जिसको आप टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते, बल्कि आप महसूस जरूर कर सकते हो, तो इसे कहते हैं हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स। कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, ये सारा क्या हो गया मेरा इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो अभी ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इंटेंजिबल एसेट्स के, या जितने भी एग्जांपल्स है कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, ये सब शायद आप कम ही अवेयर हो इस टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन आगे जो स्लाइड्स होगा जो इसी चैप्टर में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एसेट, दैट इज करंट एसेट्स. Current assets are those assets which are meant for the sale or with the management would convert it into the cash within the 1 year. ठीक है, करंट एसेट्स वो एसेट्स होता है जो 1 साल के लिए होता है और जिसको हम सेल कर सकते हैं। और जैसे कि मान लीजिए कोई छोटी, मान लीजिए कोई, अगर मैं बात करूँ वो बिल रिसीवल की, ठीक है, मेरे को कोई बिल इशू करवाना है, ठीक है, तो वो तो 1 साल के अंदर का काम है, तो वो तो हो ही जाता है। इन्वेंट्री की बात करूँ स्टॉक्स की, तो उसके लिए मुझे 1 साल का वेट करना नहीं पड़ेगा, तुरंत 1-2 दिन में मैं स्टॉक निकलवा सकता हूँ, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए आपकी पेन है, पेन 1 साल से ज़्यादा तक चल नहीं सकती, तो वो भी आपकी एसेट्स है जो 1 साल के अंदर हो और जो कि सेल के लिए मेंट करे, जिसको हम बेच सकें, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग करंट एसेट्स, ठीक है। दूसरा फिक्टिशियस एसेट्स और नॉमिनल एसेट्स, दीज आर रेफर टू दोज एसेट्स व्हिच आर नॉट रियलाइज्ड इन कैश एंड नो फर्दर बेनिफिट्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज एसेट्स, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है, फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स हम लोग बैलेंस शीट में एसेट्स के तौर पर दिखाते हैं, वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस करके, ठीक है। समझते क्या होता है फिक्टिशियस एसेट्स, ये हमारी शुरुआती खर्चे होते हैं, ठीक है, जिनमें शुरुआत में खर्चा करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग प्रमोशनल एक्सपेंसेस भी बुलाते हैं, ठीक है, प्रमोशनल एक्सपेंसेस भी बुलाते हैं। हालांकि हमारे लॉस होते हैं क्योंकि हमें खर्चा करना पड़ता है, तो हमारे पॉकेट से पैसा जाता है, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल कर ले फिक्टिशियस एसेट्स की, तो क्या क्या हो जाएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, लॉस ऑन रिडम्पशन, ठीक है, अंडर राइटिंग कमीशन, ठीक है। बहुत ही नाम अजीब अजीब लग रहा है, तो इसी एसेट्स को हम लोग कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। तो ये था मेरा काइंड्स ऑफ एसेट्स, ठीक है। अगर ये सारे फिक्टिशियस एसेट्स में जो नाम आ रहे हैं मैं आपको अलग से उसके लिए लिख के दे दूंगा, ठीक है, उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब आगे के टर्म्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आज वर्क के लिए बस इतना ही मैं वीडियो रख रहा हूँ, और बाकी आप जो इससे पहले वाले टर्म थे, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, वो इसी चैप्टर में आपको सारे टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।